मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर का सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन पर चर्चा करेंगे। बच्चों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, तो इसके कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगी। संविधान का रक्षक, भारत में एक लिखित और कठोर संविधान को अपनाया गया है और इसके साथ ही संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को मान्यता भी प्रदान की गई है। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। सेकंड पॉइंट है संघात्मक व्यवस्था का रक्षक। संविधान के द्वारा भारत में एक संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत संविधान द्वारा ही संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्ति का विभाजन किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय उस शक्ति विभाजन की भी रक्षा करता है। थर्ड है मूल अधिकारों का रक्षक। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं और इन मूल अधिकारों की रक्षा भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। यदि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या अन्य कोई सत्ता नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करती है तो सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जैसी आवश्यकता हो वैसा आदेश जारी कर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो इस प्रकार संविधान के रक्षक, संघात्मक व्यवस्था के रक्षक और मूल अधिकार के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है। अब इसका संगठन मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी और संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों का वेतन और सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद के द्वारा समय समय पर कानून में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में भी वृद्धि की गई है। 1960 में इसे 14, 77 में 18, 85 में 26 और 2007 के अंत तक यह व्यवस्था रही। सर्वोच्च न्यायालय पर लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए संसद ने मार्च 2008 में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1885 को संशोधित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी है। इस प्रकार वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश हैं। 31 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं और इस प्रकार तदर्थ नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के उन मुख्य न्यायाधीशों की सलाह लेनी होगी जिनमें से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। भारत में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कनाडा में प्रचलित ऐसी ही प्रथा के समान है। सर्वोच्च या संघीय न्यायालय के पदनिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 124 में यह व्यवस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त इस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य ही लेंगे। इस बात को लेकर के क्या राष्ट्रपति अकेले मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? इस विवाद के निराकरण हेतु राष्ट्रपति द्वारा जुलाई 1998 में एक रेफरेंस सर्वोच्च न्यायालय को भेजा गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में 28 अक्टूबर 1998 को दिए गए निर्णय के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार रही। राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त परामर्श के आधार पर की जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने के पूर्व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों
के समूह से लिखित परामर्श प्राप्त करते हैं और इस परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में कहा था कि वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह को एक मत से और लिखित में सिफारिश करनी चाहिए। जब तक न्यायाधीश के समूह की राय मुख्य न्यायाधीश के विचार से मेल नहीं खाए, तब तक मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति से कोई सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश परामर्श की प्रक्रिया पूरी किए बिना न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं, तो सरकार ऐसी सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब इनकी नियुक्ति एवं योग्यता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निम्न योग्यता होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय अथवा न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी एडवोकेट रह चुका हो, या राष्ट्रपति के विचार में एक पारंगत विधि वेत्ता हो। यह अंतिम उपबंध वस्तुतः चुनाव के क्षेत्र को व्यापक करने के लिए रखा गया था। कार्यकाल और अपदस्थ करने का तरीका। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। यद्यपि मुख्य संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की भांति भारतीय संविधान में भी आजीवन काल की व्यवस्था नहीं की गई है, फिर भी वर्तमान व्यवस्था व्यवहारतः ऐसी है, क्योंकि भारत में औसत आयु को देखते हुए 65 वर्ष की आयु बहुत कम होती है। वेतन। इसके बाद हमारे संविधान के अनुच्छेद 128 में किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करने की भी विशेष व्यवस्था की गई है, और न्यायाधीश को उसके पद से केवल प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इस प्रकार अपदस्थ करने की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। कार्यविधि चाहे जो भी हो, लेकिन संसद के दोनों सदनों को अलग अलग अपने सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत से प्रस्ताव पास करना होगा, और यह प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को पद से हटाने के आदेश जारी करेंगे। वेतन एवं भत्ते। संविधान के अनुच्छेद 125 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के संबंध में 1 जनवरी 2006 से आवश्यक सुधार किए गए हैं। वेतन के अतिरिक्त इन न्यायाधीशों को मासिक भत्ता, यात्रा भत्ता, निवास स्थान, स्टाफ कार, सीमित मात्रा में पेट्रोल की अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। न्यायाधीशों के पेंशन व सेवानिवृत्ति पेंशन की व्यवस्था भी की है। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का वेतन संशोधित किया गया है, और मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये एवं अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये प्रति माह वेतन के रूप में दिया जाने का प्रावधान किया गया है। उन्मुक्तियाँ। न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों और निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है, किंतु न्यायालय के किसी निर्णय या किसी न्यायाधीश की किसी सम्मति की शैक्षणिक दृष्टि से आलोचनात्मक विवेचना की जा सकती है। न्यायाधीशों पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने किसी प्रेरणा या हितवश एक विशेष प्रकार का निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में भारत सरकार तथा 1 या 1 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तो भारत सरकार
राज्य या कई राज्यों तथा एक या एक से अधिक राज्यों के विवाद हो, या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जिसमें ऐसा कोई प्रश्न अंतर्लिखित हो जिस पर किसी वैध अधिकार या का अस्तित्व या विस्तार हो। इसके अंतर्गत समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, अपीलीय क्षेत्र अधिकार और संवैधानिक बेईमानी, फौजदारी और विशिष्ट प्रकार के अधिकार आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में निरंतर वृद्धि होती है और ये वृद्धि हो रही है अभिलेख न्यायालय के रूप में होती है। मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक भी है, इस रूप में इसे स्वीकार किया जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल और कार्यकाल की सुरक्षा देना, वेतन पर्याप्त और संसदीय नियंत्रण से परे रखना, कार्यप्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति और कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण, अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत करने पर प्रतिबंध आदि। अब इस प्रकार हम इसके निष्कर्ष पर यदि हम पहुँचे तो 12 जनवरी 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में देश के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर देश के मुख्य न्यायाधीश पर सत्ता और अदालत की परिपाटियों के दुरुपयोग का आरोप लगाकर पूरे देश को चिंता में डाल दिया। उनके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में सब कुछ सही से नहीं चल रहा है और इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। उम्मीद है कि इससे न्यायालय में आखिरकार नए सुधारों और कहीं ज़्यादा पारदर्शिता के दरवाजे खुलेंगे। इसके बाद बेटा हम न्यायिक पुनरावलोकन या संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य, यदि न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय तथा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। यदि संघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानूनों का निर्माण किया जाता है या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसे प्रत्येक विधि अथवा संघीय या राज्य प्रशासन द्वारा किए गए ऐसे प्रत्येक कार्य को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। राज्यों के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग संबंधित उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अब भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के क्या आधार हैं, अब हम इस पे चर्चा करेंगे। संविधान में दो में से किसी एक सिद्धांत पर आधारित हो सकता है। पहला, व्यवस्थापिका अर्थात कानून निर्माण करने वाले अंग की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर, और दूसरा संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता अर्थात संसद की प्रभुसत्ता के सिद्धांत को अपनाया गया है, लेकिन अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इस संबंध में भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान से बिल्कुल अलग है। न्यायिक पुनरावलोकन की सीमाएं हैं। पहली, अमेरिकी संविधान अत्यधिक संक्षिप्त है और संविधान की संक्षिप्तता के कारण संघीय शासन और इकाइयों के बीच विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। दूसरा, अमेरिका का अधिकार पत्र निरपेक्ष शब्दावली में लिखा गया है, लेकिन मानवीय अधिकारों की प्रकृति ही ऐसी है कि वे निरपेक्ष नहीं हो सकती और जिसमें पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण जैसे शब्दों का भी आश्रय लिया जाता है। तो उपयुक्त कारण अधिक महत्वपूर्ण नहीं होकर इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर इन दोनों देशों को संवैधानिक व्यवस्थाओं में ही निहित है और अमेरिकी संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्दावली को अपनाया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान की शब्दावली के स्थान पर जापानी संविधान की शब्दावली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है।
भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति और न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति के संबंध में दुर्गादास बसु लिखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर हमारे संविधान में संवैधानिक सीमाओं के साथ साथ विधायी सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे नियम को रद्द कर देगा जो संविधान की सीमाओं के प्रति